नमस्कार दोस्तों। जो भारतीय जनता पार्टी मणिपुर का मौ तक नहीं बोल पा रही थी, अब ऐसा क्या हो गया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरा मणिपुर बोल रहे हैं और लगातार मणिपुर पर ही चर्चा कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो मणिपुर मणिपुर चिल्लाने लगे, जिसे मणिपुर का मौ तक नहीं आता था। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो मणिपुर के बारे में एक बार भी चर्चा नहीं कर रहे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूरे भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के बारे में चर्चा करने लगी। आज इस सवाल के साथ इस वीडियो का शुरुआत करते हैं और आपको हर किसी सवाल का जवाब भी देंगे कि आखिर वो चाहे मनोज तिवारी हो या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हो, ये सभी मणिपुर के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं और लगातार मणिपुर का नाम लेकर विपक्ष को, इंडिया को क्यों घेर रही है। इन सभी सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लगातार 8 दिनों से संसद सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। लगभग संसद पूरी तरह से अच्छे ढंग से नहीं चल रही है जिस तरह से चलनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को घेर रही है मणिपुर के सवाल को लेकर, जिस पर विपक्ष का ये मांग है कि इस मुद्दे पर सदन में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बारे में कुछ बोले, इसके बारे में सफाई दे कि आखिर मणिपुर में ऐसा जो हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से उसके साथ बर्बरता हो रही है, लगातार मणिपुर के लोग हिंसा की आग में जल रहे हैं और न जाने महीनों से ये हिंसा की आग मणिपुर में लग रही है और पूरी तरह से मणिपुर जल गई है। जो कुछ भी बचा हुआ है उसके ऊपर प्रधानमंत्री की क्या राय है, इसके बारे में वो सदन में उसका वक्तव्य चाहते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है और उनके पास वो शब्द नहीं है कि वो मणिपुर के बारे में कुछ बोल सके, और उनके दिल में खौफ है क्योंकि 2024 नजदीक है। वो कुछ भी बोलेंगे तो विपक्ष उन्हें लगातार सवालों से घेरेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ जाएगी और फंस जाएगी। इसलिए उससे बेहतर वो समझते हैं कि हमें कुछ बोलना ही नहीं है। जिस तरह से चल रहा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो उसे करने देते। और एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली थी, उससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, तो उसमें मणिपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सभी राज्य को भी बोलेंगे। लेकिन मणिपुर के बारे में महज 30 सेकेंड तक ही बोले। पूरे 3 मिनट के वीडियो में महज 30 से 40 सेकेंड के लिए मणिपुर मुद्दे पे जो है कि प्रधानमंत्री बोले और उसमें भी कुछ स्पष्ट नहीं की। जिसके बाद जो है कि लगातार विपक्ष उसे सवालों के घेरे में घेर रही थी कि उसके खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कह लें, जिसे संसद अध्यक्ष ने स्वीकार भी कर लिया है। और अब देखना होगा कि आखिर इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर क्या असर पड़ता है। एक तरफ लगातार विपक्ष उसे घेर रही है और विश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ सदन में पेश किया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव से उसे कोई लाभ नहीं होगा, इसका जो है कि कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर भी पता नहीं विपक्ष क्यों अविश्वास प्रस्ताव जो है कि पेश कर रहे हैं। उसी बात पर विपक्ष का ये कहना है कि हमें पता है कि हम या फिर ये अविश्वास प्रस्ताव जो हमारे द्वारा पेश किया गया है उसे खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि देश में जो भी हो रही है, जो लोगों के साथ, जो आम जनता के साथ परेशानी है, उसके खिलाफ हम आवाज ना उठाएं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज ना उठाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस बारे में तो देखना होगा कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या कुछ निर्णय निकल कर आता है और इसका क्या प्रभाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ये सभी बात का शुरुआत और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष को घेर रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है कि अब मणिपुर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि महागठबंधन विपक्षी जो है, जिसका नाम अब नया नाम इंडिया दिया गया है, उनके 21 सांसद की एक टीम बनाई गई है जो अभी मणिपुर गई हुई है, मणिपुर दौरे पे। मणिपुर के चुराचांदपुर पहुंचे हुए, जहां के
राहत शिविर में वो दौरा करेंगे और वहां पे पीड़ित परिवार के लोग मिलेंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे और उनसे जानकारी लेने के लिए पहुंचे हुए कि आखिर वो लोग किस तरह से रह रहे हैं, हिंसा की आग में जो जल रहे थे, कितने लोग इस आग में झुलसे हुए हैं और कितने झुलस रहे हैं, किसके साथ क्या परेशानी है, ये समस्या जानने, उनका दुख दर्द बांटने के लिए महागठबंधन की टीम 21 सांसद की टीम पहुंची हुई है, जो लगातार अलग अलग खेमे में बटकर अलग अलग लोगों से मिलकर जानकारी इकट्ठा कर रही है, लोगों का दर्द सुन रही है। जो बीजेपी को रास नहीं आ रही है और लगातार बीजेपी को ये खाए जा रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल उसके सामने ये हो गया है, बहुत बड़ी जो है कि चुनौती बीजेपी के सामने आ गई है, जिसे पार करना शायद बीजेपी के लिए नामुमकिन भी साबित हो सकती है। हालांकि इस बात का पता तो 2024 में ही चलेगा। एक तरफ जो महागठबंधन की टीम 21 सांसदों की टीम मणिपुर पहुंची हुई है, उनके द्वारा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार जो न्यूज चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि वो वहां के पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, राहत शिविर में जाकर उनका दौरा कर रहे हैं, जो जिसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, शर्मनाक, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, उनके परिजन से, उनके परिवार से जाकर मिलने का काम कर रहे हैं, मिले और उसके बाद उन्होंने खुलासा किया है कि उनका दर्द, वहां के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं और हिंसा की आग में अब भी जल रहे हैं, जिसके ऊपर जो है कि प्रधानमंत्री के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जो भी कार्रवाई की गई है वो धरातल पर फेल साबित हो रही है। जो मणिपुर की सरकार एन बीरेन सिंह के द्वारा जो बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल धरातल पर फेल होती हुई दिख रही है, जिसका जायजा लेने के लिए महागठबंधन की टीम पहुंची हुई है। और उनका ये भी कहना है कि हम नई दिल्ली आने के बाद जिसका जो है कि इस बात का मुद्दा उठाएंगे और पूरे देश के सामने इस बात को रखेंगे कि आखिर मणिपुर की हालत अब भी क्या बनी हुई है, वहां के लोगों की क्या स्थिति है, वहां के लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वहां के लोग में प्रधानमंत्री के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, केंद्र में बैठी सरकार के खिलाफ आक्रोश है, उनका उसके ऊपर से विश्वास उठ गया है और वो विश्वास प्रस्ताव पत्र जो दाखिल किया गया है, कहीं ना कहीं उसका एक अहम कारण ये भी है और अब ऐसा लगता है कि उनका ये पत्र जो उनके द्वारा दिया गया है, विश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है, कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती की सबब भी बन सकती है। इस बात का खुलासा कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार आखिर बीजेपी इसको लेकर के वार क्यों कर रही है और विपक्ष को क्यों घेर रही है। लगातार बीजेपी एक ही सवाल कर रही है कि जो महागठबंधन की टीम मणिपुर पहुंची हुई है, वो टीम छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार जाकर क्यों नहीं देखती है, वहां का जायजा क्यों नहीं लेती है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा जो अपील भी की गई है महागठबंधन से कि वो उनके द्वारा जो है कि बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में जाकर जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जो दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उसका जायजा लिया जाए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर जाए और उसकी रिपोर्ट दे। लेकिन एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है कि ये स्वीकार नहीं कर रहे कि मणिपुर में जो भी हुआ उसका कारण सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, वहां के मुख्यमंत्री है। और इसके ऊपर एक बार भी मणिपुर का मौत तक नहीं बोलने की हिम्मत होती थी, लेकिन अब कम से कम इतना हुआ है कि वो मणिपुर बोल पा रहे हैं। और उम्मीद है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घटना को लेकर सदन में आकर सफाई भी देनी होगी और इस बारे में चर्चा भी करनी होगी और वो चर्चा करेंगे भी। अब देखना होगा कि वो इस घटना के बाद विपक्षी टीम के वहां से दिल्ली आने के बाद क्या कुछ इसमें नया होता है, क्या कुछ वो मुद्दा उठाते हैं और क्या इसका बीजेपी पे क्या कुछ असर पड़ता है, वो सब चीज देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आवाज उठा रहे हैं कि मणिपुर के अलावा और भी जगह पे जाके इसके बारे में जायजा लिया जाए, कहीं ना कहीं ये भी बात सच है और वहां पे जाके भी लेना चाहिए। लेकिन अभी अहम मुद्दा हम लोगों के लिए ये है, पूरे देश के लिए ये है, जो वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश की नाक, पूरा देश का सर शर्म से जो है उनका सर नीचे हो गया था, उस पर विचार करने की जरूरत है और वहां की हिंसा को खत्म करने की जरूरत है, वहां के बारे में सोचने की जरूरत है, जो महागठबंधन बाकायदा कर रही है। और देखना होगा कि इसका क्या कुछ असर पड़ता है और 2024 में इस घटना से भारतीय जनता पार्टी पे क्या असर पड़ता है, ये सभी देखना होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के दिलों में अभी खौफ है, क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर वो संतुलित हो गए हैं। उसे लगने लगा है कि 2024 में हो सकता है हमारा सफाया हो जाए। बाकी अब देखने वाली बात होगी इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।